जय हिंद, जय जोहार। आज है 10 जुलाई 2026 और आज का दिन आप सबों का सफल, सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज क्या है महत्वपूर्ण दिवस में। तो आज है 10 जुलाई। तो 10 जुलाई को मनाया जाता है वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस। तो 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है समाचार पत्रों के खास खबर। तो 99,000 करोड़ रुपए के 14 MOU पर साइन हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले अब सिर्फ खनिज नहीं, ज्ञान, शोध और तकनीकी नवाचार बनेगी राज्य की नई पहचान। तो नई दिल्ली में गुरुवार को 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन समापन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के विकास का नया विजन सामने रखा। कार्यक्रम के दौरान झारखंड सरकार ने उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रों से जुड़े करीब 99,000 करोड़ रुपए के 14 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार से मेधा तक को कई विकास अवधारणा पर काम कर रही है। झारखंड को अब केवल माइंस यानी खनिज संपदा से नहीं बल्कि माइंड यानी ज्ञान, शोध और नवाचार की शक्ति से आगे बढ़ाया जाएगा। झारखंड को रिसर्च, इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विकास का राष्ट्रीय केंद्र बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि झारखंड की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार राज्य में राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर के शोध एवं नवाचार संस्थानों का स्वागत करेगी। वहीं पर झारखंड में संभावनाओं के खुल रहे हैं द्वार। बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए शोध संस्थानों का राज्य में किया जाएगा स्वागत। नई दिल्ली में 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन का हुआ समापन। निवेशकों को दिया गया भविष्य का रोडमैप। AI में झारखंड को देश का अग्रणी मॉडल बनाने का रोडमैप तैयार किया गया है। झारखंड सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आधारित सुशासन की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाते हुए राज्य को सार्वजनिक प्रशासन में AI का देश का अग्रणी मॉडल बनाने का महत्वाकांक्षी रोडमैप पेश किया है। नई दिल्ली के होटल ताज पैलेस में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन में सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1,150 करोड़ रुपए के निवेश, नई AI नीति 2026-31 और विजन 2050 की विस्तृत रणनीति प्रस्तुत की। सरकार का दावा है कि इस पहल से शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खनन, उद्योग और नागरिक सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का व्यापक उपयोग होगा। वहीं पर वैश्विक निवेश और औद्योगिक साझेदारी का उभरता केंद्र बना झारखंड। पर्यटन, विनिर्माण, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, औद्योगिक अवसंरचना तथा निवेश के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। झारखंड सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के दूसरे दिन आयोजित बिजनेस टू गवर्नेंस संवाद के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश विदेश के प्रमुख उद्योग संगठनों, वैश्विक निवेशकों तथा कॉरपोरेट प्रतिनिधिमंडलों के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें की। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो बोध गया में भीषण हादसा, ट्रक से भिड़कर कार में हुआ विस्फोट, रांची के युवक सहित 4 जिंदा जले। बोध गया के डोभी पटना 4 लेन पर सिजुआ मोड़ के पास बुधवार की देर रात करीब 1:30 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। इसमें कार सवार 4 युवकों की जिंदा जलने से मौत हो गई। गलत दिशा से आ रहे एक खाद लदे ट्रक से तेज रफ्तार इंडिगो कार को सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद गाड़ी के डीजल टैंक में धमाका हुआ और कार में भीषण आग लग गई। हादसे में रांची के किशोरगंज निवासी आयुष्मान समेत 3 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से झुलसे चौथे युवक ऋषभ कुमार ने गुरुवार की देर शाम करीब 6 बजे पटना के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं पर अगली खबर है डेविल्स ग्रुप से जुड़े अपराधियों के विरुद्ध पुलिस चलाएगी व्यापक अभियान। तो झारखंड के गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा और आसपास के जिलों में आतंक का पर्याय बने संगठित आपराधिक गिरोह डेविल्स ग्रुप के खात्मे के लिए पुलिस एक्शन मोड पर आ गई है। इस गिरोह से जुड़े अपराधियों के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाने को लेकर DGP तेजासा मिश्रा ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर रणनीति बनाई है। DGP ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक कर 4 जिलों के DSP की संयुक्त टीम को सौंपा टास्क। जिलों की घटनाओं की समीक्षा कर इस ग्रुप के अपराधियों के विरुद्ध वैज्ञानिक साक्ष्य भी जुटाएगी पुलिस। अमेरिका ने ईरान के चाबहार समेत 170 ठिकानों पर किए हमला। वहीं पर अमेरिका और ईरान के बीच गुरुवार को संघर्ष और भीषण स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी सेना ने अप्रैल के बाद
पहली बार ईरान के रणनीतिक पुलों पर हमला किया। इसके साथ ही ईरान के रणनीतिक महत्व के चाबहार बंदरगाह, बुशहर परमाणु संयंत्र के आसपास और बंदर अब्बास क्षेत्र में भी विस्फोटों की खबर आई। हमले में चाबहार की विद्युत व्यवस्था ठप हो गई और एक ट्रैफिक कंट्रोल टावर को नुकसान पहुंचा। भारत की रणनीतिक बढ़त के लिए चाबहार बंदरगाह बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। लगातार दूसरे दिन हुई सैन्य कार्रवाई के बाद पिछले महीने हुआ युद्ध विराम लगभग बेअसर होता दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में भी $78 प्रति बैरल पर पहुंच गई, जो समझौते के बाद $72 तक आ गई थी। राइटर ने केपलर के हवाले से बताया कि गुरुवार को हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल टैंकरों की आवाजाही लगभग ठप रही और केवल 3 जहाज ही जल मरुमध्य को पार कर आगे बढ़ सकें। ट्रंप ने दी चेतावनी। ANI के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि हॉर्मुज जल मरुमध्य में व्यापारिक जहाज़ों पर दोबारा हमला हुआ तो अमेरिका हर एक हमले के जवाब में 20 हमले करेगा। दूसरी ओर ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलीफाक ने कहा कि ईरान पर हमला हुआ तो उसका जवाब भी उसी ताकत से दिया जाएगा। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच बड़ी डील हो गई है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदेगा भारत और 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य है बनाना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार को कई अहम समझौते हुए। इनमें यूरेनियम आपूर्ति पर महत्वपूर्ण समझौता शामिल है। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया भारत के असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। समझौते के साथ ही ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम उपलब्ध कराने वाला 5वां देश बन गया है। भारत का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करना है। मेलबर्न में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने रक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स, स्वच्छ ऊर्जा और तकनीक समेत 18 क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम के निर्यात वाले समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। मोदी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसका ऐलान किया। यह समझौता 2015 के ऑस्ट्रेलिया भारत परमाणु सहयोग समझौते के तहत हुआ है, जो पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार रखने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया से भारत को होने वाले निर्यात में कड़े सुरक्षा मानकों और रिपोर्टिंग नियमों को लेकर लंबे समय से पेच फंसा हुआ था। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि पिछले 2 वर्षों को बेहद गहन चर्चा के बाद दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मानकों के अनुरूप ट्रैकिंग प्रक्रिया पर सहमत हुए हैं। वहीं पर अब हफ्ते में सिर्फ एक बार लगेगा इंसुलिन इंजेक्शन। तो डायबिटीज के मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। डेनमार्क की दवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने भारत में टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित वयस्कों के लिए सप्ताह में एक बार लगने वाला इंसुलिन इंजेक्शन अविकली लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला बेसल इंसुलिन है जिसे रोजाना के बजाय सप्ताह में केवल एक बार लेना होता है। वहीं पर जेपीएससी पीटी के रिजल्ट पर रोक से इनकार। आयोग ने हाईकोर्ट को बताया पहले ही उत्तर पुस्तिका की मार्किंग के मामले में सुप्रीम दे चुका है फैसला। तो हाईकोर्ट में झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2025 के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने प्रार्थी को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। वहीं पर अगली खबर है, मानसून ने एक दिन देरी से पूरे देश को किया कवर। तो भले ही इस बार देश में मानसून देरी से पहुंचा, लेकिन अब इसने पूरे देश को कवर कर लिया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुरुवार को राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में भी पहुंच गया। खास बात यह है कि अल नीनो के प्रभाव की वजह से मानसून के देरी से पहुंचने के बावजूद इसके पूरे देश में छा जाने में महज एक दिन की ही देरी हुई। आमतौर पर यह पूरे देश को 8 जुलाई तक कवर करता है। वहीं पर तृणमूल छोड़ भाजपा में शामिल हुए तीनों नेता बने राज्यसभा प्रत्याशी। तो बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। हाल में ही तृणमूल कांग्रेस छोड़ने वाले तीनों पूर्व राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक ने गुरुवार को भाजपा का दामन थाम लिया। तृणमूल के तीनों पूर्व नेताओं ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में बंगाल भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।
वहीं पर बड़ी तैयारी, घुसपैठ रोकने के लिए जिले से केंद्र तक तैयार होगा संस्थागत ढांचा। तो माओवाद, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर के अलगाववाद जैसे 4-5 दशक पुरानी आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के बाद गृह मंत्री अमित शाह अगले 2 साल में ड्रग की समस्या पर लगाम लगाने और घुसपैठ रोकने के लिए जिले से लेकर केंद्र तक संस्थागत ढांचा खड़ा करने की तैयारी में जुट गया है। इस सिलसिले में उन्होंने देश में पहली बार सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया है। वहीं पर यौन उत्पीड़न के शिकार मासूम की पुकार पर चुप रहना होगा। अपराध पीड़िता से यौन उत्पीड़न की जानकारी पाने को सूचना देनी होगी। बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर कोई मासूम बच्ची अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न की बात किसी को बताती है तो उसे पूरी तरह विश्वसनीय माना जाएगा। ऐसी स्थिति में जानकारी पाने वाला व्यक्ति पॉक्सो एक्ट के तहत तुरंत पुलिस समेत संबंधित अधिकारी को इसकी सूचना देने के लिए बाध्य होगा। वहीं पर समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी में फडणवीस सरकार बनाई 7 सदस्यीय समिति। महाराष्ट्र सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का मन बना लिया है। इससे जुड़े कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है। यह समिति 6 माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। शीतकालीन सत्र में इससे संबंधित विधेयक विधानसभा में पेश किया जा सकता है। वहीं पर एआई को नियंत्रित करने के लिए मानव श्रम जरूरी। सीईए ने कहा, जिस देश में टेक्नोलॉजी सिर्फ टूल है वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा नहीं है। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जोखिम तो है, लेकिन यह हमारी तकदीर नहीं है। एआई खुद अपना निर्माण नहीं कर सकता, उसे लागू नहीं कर सकता और उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। इन सभी काम के लिए मानव श्रम की जरूरत है। कोई मानव श्रम ही एआई को डिजाइन करेगा, कोई उसे प्रशिक्षित करेगा, उसे परखेगा, सही करेगा। कोई मानव श्रम ही यह तय करेगा कि एआई को कहां इस्तेमाल करना है और कहां नहीं। एआई के असफल होने पर किसी न किसी को इसकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी। जो देश इस दिशा में काम करेगा उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं पर इस समय जिससे डर रहा है पूरा इंग्लैंड, उसका नाम है एयरलिंग वाइकिंग हॉलैंड। तो अंतिम 8 में दिखेगा स्पेन और बेल्जियम का कड़ा प्रहार। तो 52 मैचों वाले युवा फीफा विश्व कप में गोल्डन बूट, सबसे ज़्यादा गोल की ट्रॉफी जीतने के लिए किसी फुटबॉलर को कितने मैच चाहिए होंगे? छोड़िए इस सवाल का जवाब दीजिए। अगर किसी टूर्नामेंट में आपकी टीम सिर्फ एक मैच जीत बाकी दोनों हारकर ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाए तो आप सबसे ज़्यादा गोल करने वालों की लिस्ट में कितने नंबर पर रहेंगे? सवाल मुश्किल लग सकता है लेकिन इसका जवाब एक ही है, सिर्फ एक। जी हाँ, सिर्फ एक मैच के गोल की बदौलत एर्लिंग हॉलैंड ने 2019 के अंडर 20 फीफा विश्व कप का गोल्डन बूट जीता था। होंडुरास के विरुद्ध मैच में हॉलैंड ने 9 गोल दागे थे। तो वाइकिंग्स के देश नॉर्वे के खेलने वाले इंग्लैंड में जन्मे हॉलैंड हैं इस समय दुनिया के सबसे खतरनाक स्ट्राइकर। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड और नॉर्वे की टीमों के बीच होने वाली तगड़ी है भिड़ंत। हॉलैंड के तगड़े प्रदर्शन को देखते हुए इंग्लिश टीम कर रही है तैयारी। वहीं पर अगली खबर है सेमीफाइनल नहीं, ये होगा सुपर फाइनल। तब विंबलडन आज पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे नोवाक जोकोविच और जानिक सिनर। फीफा विश्व कप की तरह अब विंबलडन ग्रैंड स्लैम भी अपने अंतिम और सबसे रोमांचक चरण में पहुंच चुका है। शुक्रवार को इसमें यूं तो पुरुष सिंगल्स के दोनों सेमीफाइनल खेले जाएंगे, लेकिन इसमें सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और इटली के सनसनी जानिक सिनर के बीच के मुकाबले को सेमीफाइनल कहना गलत होगा। यह मुकाबला फाइनल से पहले ही सुपर फाइनल जैसा होगा। 39 साल के जोकोविच शानदार फॉर्म में है और वह यहां 24 वर्षीय सिनर को कड़ी टक्कर देने की कोशिश करेंगे। बंगाल में कई स्थानों पर ईडी का छापा। तो बंगाल में ईडी ने गुरुवार को बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया है। दुर्गापुर, हावड़ा और नदिया समेत कई स्थानों पर केंद्रीय एजेंसी ने एक साथ कार्रवाई की। जांच के दायरे में क्रिप्टो निवेश के नाम पर कथित ठगी, चिटफंड और फर्जी शेयर कंपनी में निवेश से जुड़े मामले हैं। सभी ठिकानों पर केंद्रीय बलों की तैनाती के बीच तलाशी ली गई। वहीं पर बिल्डर के यहां लाखों की चोरी करके दूसरे घर में घुसे गार्ड की हवाई फायरिंग से भागे।
तो राजधानी के सबसे रिहायशी इलाके अरगोड़ा थाना क्षेत्र के अशोक नगर रोड नंबर 5 और 6 में बुधवार की देर रात चोरी की वारदात हुई। 1 घंटे के अंदर अशोक नगर में 2 चर्चित बिल्डरों के आवास पर चोरों ने धावा बोला। पहले घर से लाखों की चोरी के बाद चोर ने बगल में स्थित घर में भी घुसने की कोशिश की, लेकिन यहां गार्ड द्वारा फायरिंग किए जाने के बाद चोर वहां से भाग गया। पुलिस को दी जानकारी के अनुसार चोर सबसे पहले त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन मालिक और बिल्डर अखिलेश पांडे को बहुमंजिली इमारत के पहले तल की खिड़की के छज्जे के सहारे चढ़ा। इसके बाद जेवरात और लॉकर वाले कमरे में रात 12:30 बजे के करीब पहुंचा। वहां उसने आराम से लाखों के जेवरात और नकदी को समेट लिया। अगली खबर है, कांके भूमि घोटाले के आरोपी कमलेश की 66 एकड़ जमीन जब्त, कई अधिकारी रडार पर। ईडी ने कांके भूमि घोटाले को अंजाम देने के आरोपी कमलेश कुमार सिंह को 66 एकड़ जमीन जब्त कर ली है। इसकी अनुमानित कीमत 85 करोड़ रुपए आंकी गई है। ईडी ने जांच में पाया कि कांके और नगरी अंचल क्षेत्र में कमलेश ने जमीन से जुड़े फर्जी दस्तावेज तैयार कर अवैध तरीके से उनकी खरीद बिक्री की तथा उस पर कब्जा किया। वहीं पर कोयला अंचल में 342 मीट्रिक टन से अधिक कोयला जब्त हुआ है। तो सीआईएसएफ की सबसे बड़ी कार्रवाई अब तक की। तो झारखंड में अवैध कोयला उत्खनन व इसकी चोरी पर अब सीआईएसएफ और सख्त हो गया है। एएमएमडीआर एक्ट के तहत मिले अधिकारियों के बाद सीआईएसएफ ने पहली बार व्यापक स्तर पर समन्वित कार्रवाई की है। पिछले 4 दिनों में एजेंसी ने धनबाद, बोकारो और पिपरवार कोलफील्ड में व्यापक कार्रवाई की और 342.41 मैट्रिक टन से अधिक अवैध कोयला जब्त किया। कई वाहनों को जब्त करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की है। बंगाल के क्षेत्रों में भी व्यापक कार्रवाई की गई है। वहीं पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया वर्ष 2025-26 की यूडाइस रिपोर्ट। राज्य के 9,827 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे हैं। राज्य में 125 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें एक भी विद्यार्थी नामांकित नहीं है। विद्यालयों में भले ही एक भी विद्यार्थी नामांकित न हो, लेकिन 43 शिक्षकों की पदस्थापना है। इनके वेतन पर सरकार प्रतिमाह 15 लाख रुपए से अधिक खर्च कर रही है। राज्य में शून्य नामांकन वाले स्कूलों की संख्या हर वर्ष बढ़ रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी यूडाइस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024-25 में ऐसे विद्यालयों की संख्या 107 थी, जो 2025-26 में बढ़कर 125 हो गई। यानी एक वर्ष में ऐसे स्कूलों की संख्या में लगभग 16% की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही एक शिक्षक वाले विद्यालयों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। राज्य में पिछले 2 वर्षों में ऐसे विद्यालयों की संख्या में लगभग 2000 की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 9,827 स्कूलों में केवल एक शिक्षक कार्यरत हैं। इन स्कूलों में 4,40,346 विद्यार्थी नामांकित हैं। वहीं पर नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन में 14 कंपनियों से एमओयू हुआ है। 99,639 करोड़ का होगा निवेश। जिंदल लगाएगा राज्य का पहला न्यूक्लियर प्लांट। दिल्ली में राज्य सरकार और 14 कंपनियों के बीच गुरुवार को 99,639 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को लेकर एमओयू किया गया। नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के दूसरे दिन सरकार का राज्य में निवेश बढ़ाने का प्रयास रंग लाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित अन्य वरीय अधिकारी मौजूद थे। ये सभी एमओयू उद्योग विभाग, आईटी विभाग और पर्यटन विभाग से जुड़े हैं। झारखंड में पहली बार न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए एमओयू हुआ है। वहीं गूगल एलएलसी भी एआई आधारित प्रशिक्षण देगा। वहीं स्वास्थ्य सेवा में कई बीमारियों खासकर टीबी आदि के इलाज के लिए एआई के इस्तेमाल के लिए भी एमओयू हुआ है। इस अवसर पर एमएसएमई कनेक्ट पोर्टल की भी शुरुआत की गई। उरांव जनजाति परंपरा पर बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भतीजी की पति को घर दामाद के तौर पर नहीं अपना सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उरांव आदिवासी समुदाय में विरासत से जुड़ी पारंपरिक प्रथाओं के मामले में एक अहम फैसले में कहा कि मान्यता प्राप्त पारंपरिक कानून के तहत कोई चाचा ससुर अपनी भतीजी के पति को घर दामाद के तौर पर शामिल नहीं कर सकता। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंग में कामन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि प्रचलित पारंपरिक कानून में ऐसी कोई बात साबित नहीं हुई है कि कोई चाचा ससुर अपनी भतीजी के पति को अपना घर दामाद बना सके। वहीं पर घुसपैठ रोकने को बन रहा है मजबूत तंत्र। नारकोटिक्स पर निर्णायक चोट
कहना है अमित शाह का। तो गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नई दिल्ली में सीमांत जिले पुलिस अधीक्षक सम्मेलन 2026 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश को घुसपैठिया मुक्त बनाने और अवैध घुसपैठ पूरी तरह रोकने के लिए मजबूत तंत्र विकसित कर रही है। सरकार ने जनसांख्यिकी परिवर्तन का अध्ययन करने, असामान्य कारणों से हो रही वृद्धि की पहचान करने और उसे रोकने के उपाय सुझाने के लिए डेमोग्राफिक मिशन शुरू किया है। वहीं पर विश्व कप में 8 में से सिर्फ 4 पेनाल्टी गोल। केन और रोनाल्डो का रिकॉर्ड बेहतर पेनाल्टी से गोल दबाव में फेल हो रहे हैं गोल मशीन मेसी। विश्व कप फुटबॉल में रिकॉर्ड 21 गोल करने वाले लियोनेल मेसी महानतम खिलाड़ियों में शामिल हैं। अनगिनत रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन जब पेनाल्टी शॉट आउट की बात आती है तो उनकी कहानी कुछ अलग हो जाती है। विश्व कप में मेसी ने अब तक 8 पेनाल्टी ली है, सिर्फ 4 को ही गोल में बदल सके हैं। वहीं पर इटकी में 1000 करोड़ से बनेगा आयुर्वेद संस्थान, 40 एकड़ भूमि चिन्हित हुई है। खबर है रांची झारखंड से। तो झारखंड में आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को नई पहचान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू हो गई है। रांची जिले के इटकी में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की टीम ने प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर निर्माण संबंधी तैयारियों का जायजा लिया है। करीब 1000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस संस्थान के लिए इटकी में 40 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। वहीं पर पश्चिम एशिया में भारत की कूटनीतिक परीक्षा यह है संपादकीय जो समीर भट्टाचार्य का है। यह संघर्ष अब केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह समुद्री प्रभुत्व और क्षेत्रीय व्यवस्था के लिए एक व्यापक संघर्ष बन गया है। स्थिति को और जटिल बनाता है नाटो की अनिश्चित भूमिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार यूरोपीय सहयोगियों की आलोचना की है, वे पर्याप्त सैन्य समर्थन नहीं दे रहे हैं। वहीं नाटो महासचिव ने यूरोप के योगदान का बचाव करते हुए रक्षा खर्च और लॉजिस्टिक समर्थन में वृद्धि का उल्लेख किया है। इसके बावजूद इटली सहित कई यूरोपीय देशों ने ईरान के खिलाफ सीधे सैन्य कार्रवाई में शामिल होने से इनकार कर दिया है। विंबलडन ऑल चेक फाइनल में भिड़ेंगी कैरोलिना मुचोवा और लिंडा नोस्कोवा। विंबलडन 2026 के महिला एकल वर्ग को नया चैंपियन मिलने जा रहा है। शनिवार को खिताबी मुकाबला अब चेक गणराज्य की 2 खिलाड़ियों कैरोलिना मुचोवा और लिंडा नोस्कोवा के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में मुचोवा ने 7वीं वरीयता प्राप्त अमेरिका की कोको गॉफ को 6-2, 1-6, 7-6 से रोमांचक मुकाबले में हराया। निर्णायक टाई ब्रेक में उन्होंने मैच पॉइंट बचाते हुए शानदार वापसी की। दूसरी और 9वीं वरीयता प्राप्त नोस्कोवा ने यूक्रेन की मार्टा कोस्त्युक को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से मात देकर अपने करियर के पहले ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। तो ये था आज के समाचार पत्रों के खास खबर। हर रोज़ के समाचार पत्रों की खास खबर जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें। इस चैनल का नाम है शंकर वेदिया क्लासेस, और यदि आप जेपीएससी एस्पायरेंट हैं तो हमारे इस चैनल में सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिल सकते हैं, जहां से आप अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।